प्राचीन इतिहास एक अपने आप में बहुत ही विस्तृत विषय है। इसे आसानी से समझने के लिए और एक स्पष्ट प्राचीन इतिहास की घटनाओं पर और उनके संदर्भों पर दृष्टिकोण विकसित हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए प्राचीन इतिहास को समझने के लिए यह एक सीरीज़ प्रारंभ की गई है और आगे इसमें अन्य चैप्टरों के माध्यम से आसानी के साथ प्राचीन इतिहास को एक बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। जैसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल है, यानी कि जो इतिहास है, यानी इतिहास वह है जो जहाँ से हमारे पास एक भाषा है और उस भाषा को लिखने के लिए एक लिपि है और इनके होने के साथ साथ हम आज उसे पढ़ भी सकते हैं। तो वह जो लिखित इतिहास है, तो वह हमें स्पष्ट रूप से इतिहास की जानकारी देता है, उनके उस समय के घटनाक्रमों की जानकारी मिलती है। परंतु प्रागैतिहासिक जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तो यह उस समय का इतिहास है जब भाषा नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, तो लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था और इस कारण से हमारे पास कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो ये उस समय क्या इतिहास था, क्या घटनाएं थीं, उससे संबंधित चैप्टर है। तो इसे हम समझने का प्रयास करेंगे और क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण होता है इस चैप्टर से, या यूपीएससी में क्यों शामिल किया गया है, क्या कारण है, इन सब पे आगे चर्चा करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि आज से हजारों लाखों वर्षों पहले इंसान के पास ना किताबें थीं, ना इस प्रकार के शहर थे, ना कोई भाषा थी और ना ही लिखित इतिहास था। तब ऐसे में सवाल उठता है कि हमें उस समय के इंसान के बारे में पता कैसे चलता था, हमारी जानकारी के वे स्रोत क्या थे जहाँ से हमें उस समय के जीवन के बारे में पता चलता है। तो हमें गुफाओं में बने चित्रों से, पत्थर के औजारों से, जानवरों की जो हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं उनसे और पुरातात्विक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, वही जो प्रारंभिक इतिहास है, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का इतिहास है, उसकी जानकारी हमें इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं सब वस्तुओं से प्राप्त होती है। तो प्रागैतिहासिक काल आज हम समझेंगे कि कैसे मानव ने शिकार और संग्रह से शुरुआत करके कृषि और पशुपालन और इसके पश्चात स्थायी बस्तियों को बसाने तक का सफ़र, यानी स्थायी रूप से निवास करने लगा। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को समझा जाएगा, क्योंकि यह एक मानव के इतिहास का एक प्रारंभ था, एक नया अध्याय शुरू हुआ था और इसी से आगे चलकर सभ्यता बनी और वर्तमान में जो हम जटिल समाज देखते हैं, इन जटिल समाज की जो नींव रखी गई, तो ये सब इस नींव के प्रारंभिक चरण हम कह सकते हैं कि ये सब प्रारंभिक चरण हैं।
तो आइए शुरू करते हैं मानव इतिहास की सबसे प्रारंभिक यात्रा। उससे पहले हम एक हिस्ट्री की टाइमलाइन देखते हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक काल से महाजनपद काल तक किस प्रकार से परिवर्तन हुए और इतिहास किस प्रकार रहा, उसका एक संक्षिप्त में हम उसके बारे में देखते हैं कि सबसे पहला जो एरा था या समय काल था वह प्री हिस्टोरिक काल था और यह 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व और कहीं कहीं 10 लाख ईसा पूर्व इस तरह के प्रमाण मिलते हैं, जो कि यहाँ से 3000 ईसा पूर्व तक का काल प्रागैतिहासिक काल है, प्री हिस्टोरिक पीरियड है। इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। और जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में ना तो कोई लेखन की शैली का विकास हुआ था और ना कोई लिखित इतिहास है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन शैली तो थी, वहाँ पे लेखन कला का विकास हो चुका था, लेकिन समस्या यह है कि आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे आज भी डिकोड नहीं किया जा सका है। और इसके पश्चात ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिक पीरियड है, और यहाँ पे जो भी इतिहास लेखन हुआ है या उस समय के जो भी विवरण हैं, उनकी जो भी भाषा है, जो भी लिखी लिपि है, उसे पढ़ा जा चुका है। इसीलिए यह एक हिस्टोरिक पीरियड माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें जो भी उस समय काल के विवरण थे वे स्पष्ट रूप से ज्ञात होते हैं। तो इसमें वैदिक काल का समय पीरियड है और महाजनपद काल का समय पीरियड है, और इसके पश्चात फिर शेष इतिहास है, विशाल साम्राज्यों का बनना, राजाओं के बीच में युद्ध होना, समाज का विकसित होना, उसकी फिर एक श्रृंखला आगे बढ़ती जाती है। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड के इतिहास जानने के स्रोतों पे बात की जाए तो इसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर की आवश्यकता होती है। उसके द्वारा ही हमने जो इतिहास को जाना है, जो ज्ञात हुआ है, उस पे पुरातत्वविदों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह जो समय काल है, यहाँ इतिहासकारों की बजाय पुरातत्वविद अधिक महत्वपूर्ण है, और पुरातत्वविदों का ही योगदान है कि हम इन समय काल के बारे में, इन समय काल के इतिहास के बारे में जान पाए हैं। तो यदि हम इनके स्रोतों की बात करें कि वे कौन से स्रोत हैं, कौन से सोर्स हैं जिससे हमें इस समय के इतिहास का बोध होता है, तो इनमें पत्थर के औजार हैं कि किस प्रकार के औजार होते थे जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। फिर गुफा चित्र इसमें महत्वपूर्ण होते हैं कि जैसे भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में के रायसेन ज़िले में स्थित है, तो भीमबेटका में जो पेंटिंग पाई गई हैं उनसे हमें उन पेंटिंग्स के क्या विषय हैं, जो वहाँ पे चित्र बने हुए हैं तो चित्रों के क्या विषय हैं, तो हमें इससे उस समय के समाज की जानकारी मिलती है कि जिन विषयों को चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है गुफाओं में, वे कहीं ना कहीं उस समय का जो जीवन था, जो समाज था, उसका ही एक प्रतिरूप है। ऐसी हमें उससे जानकारी मिलती है, या ऐसा पुरातत्वविदों की, इतिहासकारों की राय है।
और जीवाश्म और कंकाल हैं, जो कि हमें जैसे जानवरों के या मनुष्यों के जो भी कंकाल मिलते हैं, तो उससे जानकारी मिलती है कि उस समय और मनुष्यों के अलावा और कौन से जानवर होते थे, जीव जंतु होते थे। यह जानने में हमें आसानी होती है। और इसके बाद मिट्टी के बर्तन हैं कि किस किस प्रकार के बर्तन होते थे, उनसे जानकारी मिलती है कि उनका उपयोग किस प्रकार किया जाता रहा होगा। तो इन सब के द्वारा हमें जो कि लिखित इतिहास से पूर्व का इतिहास है, प्री हिस्टोरिक इतिहास है, उसकी जानकारी मिलने में, उसको जानने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन स्रोतों की है। अब यदि हम देखें कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का विभाजन किया जाए, कि इसका काल विभाजन, ताकि और ज़्यादा आसानी से इसके समय काल में हुई घटनाएं या प्रगति को, क्या प्रगति हुई समाज में, उसको समझना आसान होता है। तो ऐसे में प्रमुख रूप से 3 चरणों में इसे विभाजित किया गया है। पहला है पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, मीसोलिथिक एज, और नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। अब पाषाण जुड़ा होने से तात्पर्य यह है कि जो हमें इतिहास की उस समय काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसमें पाषाण यानी कि पत्थर की विशिष्ट भूमिका है। इस वजह से ही उसे पाषाण, पत्थर से जोड़ दिया गया है, क्योंकि पत्थर के विभिन्न प्रकार के औजार, उनकी बनावट और उनका किस प्रकार उपयोग किया जाता था, इस काल में कोई लिखित साक्ष्य या उनका एक स्पष्ट विवरण न होने के कारण उन पर अनुमान लगाया गया है कि किस प्रकार का आकार था, किस प्रकार की बनावट थी, तो उन पत्थरों का क्या उपयोग किया गया होगा। और यदि हम बात करें कि पाषाण काल के पश्चात इतिहास के बदलाव को देखें, तो धातु का प्रयोग, जैसे कि ताम्र युग आता है, ताम्र युग के बाद फिर जब लौह युग आया, जहाँ लोहे की खोज हो गई, तो वहाँ से समाज की प्रगति तेज हुई और इतिहास में तेजी से बदलाव हुआ। तो हम सबसे पहले पुरापाषाण काल देखते हैं कि पुरापाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका समय काल 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय काल है, और यह सबसे लंबा, पैलियोलिथिक एज, इन तीनों ही समय काल में सबसे लंबा, यानी कि समय काल में सबसे अधिक बड़ा काल है। और इसमें मानव का जो जीवन निर्वाह होता था, जीवन निर्वाह में शिकार की मुख्य भूमिका थी, और शिकार के साथ साथ संग्रह करना, शिकार के साथ साथ इन्होंने खाद्य का संग्रह करना सीख लिया था। पत्थर के जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे, पत्थर का प्रयोग था, वे विशिष्ट प्रकार के खूबियों वाले नहीं होते थे, बल्कि सामान्य और बिना बनावट के होते थे। और इस समय गुफाओं का, इस समय निवास के लिए गुफाओं का प्रयोग शुरू हो गया है, और आग के प्रयोग की एक क्रमिक शुरुआत हो चुकी थी। इस प्रकार पुरापाषाण युग में जो मनुष्यों का जीवन था, वह घुमंतु तो था ही, लेकिन पूर्ण घुमंतु से अर्ध घुमंतु हो गया था, क्योंकि शिकार के साथ खाद्य का संग्रह
गुफाओं में निवास और आग का विकास होना, इन सब से जीवन में थोड़ी स्थिरता आनी प्रारंभ हो चुकी थी, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इससे पहले हम साफ कर लेते हैं। पुरापाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल का समय आता है, जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का समय काल है। और इस समय की विशेषता बात करें तो जीवन शैली में परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि जो पत्थर के अनगढ़ पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वे अब लघु आकार के हो चुके थे, वे ज़्यादा व्यवस्थित हो चुके थे। और शिकार तो पहले ही सीख चुके थे मनुष्य, लेकिन यहाँ मछली पकड़ना भी, शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना भी सीख लिया था। और अर्ध स्थायी निवास भी प्रारंभ हो चुका था। और पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया, पशु मध्य पाषाण काल में पालतू भी बनाए जाने लगे थे। और शैल चित्रों, जो कि यहाँ आप गुफा में देख रहे होंगे कि शैल चित्रों का भी विकास प्रारंभ हो चुका था। यह एक प्रारंभिक प्रक्रिया थी। और यदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल मध्य पाषाण काल के देखें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका और राजस्थान में बागौर। तो ये स्थान मध्य पाषाण काल से संबंधित थे। और मध्य पाषाण काल की ये विशेषताएं हैं कि पत्थरों का और व्यवस्थित होना, शिकार के साथ साथ मछली को पकड़ना, यह भी सीखा जा चुका था। अर्ध स्थायी निवास की बस्तियां बसने लगी थीं, पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था और शैल चित्रों का विकास प्रारंभ हो चुका था। अब नवपाषाण काल की यदि बात करें तो जो नियोलिथिक एज है उसका समय काल 4,000 से 1,500 ईसा पूर्व है। समय काल में हो सकता है कि थोड़ा विभिन्न स्रोतों में भिन्नता पाई जाए, लेकिन समझने की दृष्टि से ही इसे केवल मान सकते हैं। तो हम यदि इसकी विशेषताओं में की बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन जीवन शैली में और उस समय के मानव में दिखाई देता है, क्योंकि पहले शिकार के द्वारा भोजन प्राप्त करता था, लेकिन अब उत्पादन यानी कि खेती का विकास हो चुका था। यानी कृषि प्रारंभ हो चुकी थी। और मध्य पाषाण काल में जैसे कि पशुओं को पालतू बनाना सीखा जा चुका था, तो यहाँ तक आते आते पशु पालन का विकास हो चुका था। और पहले अर्धस्थायी बस्तियाँ थीं, अब स्थायी बस्तियाँ भी बस चुकी थीं और अर्धस्थायी बस्तियाँ भी थीं। और जो मिट्टी के बर्तन थे उनका भी प्रयोग शुरू हो गया था, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग शुरू हो गया था। और पत्थर के जो औजार थे वह घिसे हुए, चमकाए हुए और एक निश्चित आकार के होते थे, ताकि वे बेहतर परिणाम उनसे प्राप्त मिले। इस प्रकार से उनको बनाया जाने लगा था, यह कला आ चुकी थी। तो यदि हम कहें कि जो कि नवपाषाण काल है, कि नवपाषाण काल का जो युग है, इसमें फूड गैदरिंग से
यानी खाद्य संग्राहक से फूड प्रोडक्शन यानी खाद्य उत्पादक, इस भूमिका में मनुष्य आ चुका था। यह एक हम इसीलिए कहा गया है कि यहीं से नवपाषाण काल से ही सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। यही कारण है कि ऐसा कहा गया है। अब यदि प्रागैतिहासिक काल के महत्व की चर्चा की जाए कि इसका महत्व क्या है, तो हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना केवल पुराने पत्थर के औजारों को समझना नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास की जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास है या उसको समझने की एक शुरुआत है, क्योंकि यह मानव सभ्यता की क्रमिक विकास यात्रा को बताता है कि कैसे मनुष्य ने एक जंगली जीवन से, जहाँ कोई खाद्य की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, रहने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं था, तो उस जीवन से किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए एक स्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया, कृषि के उत्पादन की ओर बढ़े, जिन्होंने अनाज का उत्पादन करना शुरू किया। तो इस यात्रा की, इस क्रमिक यात्रा को समझना है तो हमें प्रागैतिहासिक काल को समझना पड़ेगा। और जो खोजें उस काल में हुई, जैसे कि कृषि और पशुपालन के साथ साथ गांव का विकास होना और पत्थर के प्रारंभिक औजारों से घिसे और पॉलिश किए हुए औजारों का विकास, मानव की तकनीकी क्षमता और उसकी खोज, उसके मस्तिष्क के विकास को दर्शाता है कि किस प्रकार उन्होंने आविष्कार किया है और किस प्रकार उन्होंने स्वयं के जीवन को संरक्षित किया और भविष्य के समाज के लिए एक नया रास्ता प्रदान किया। इसके बाद यदि हम पर्यावरण और मानव संबंध इनकी बात करें, तो प्रागैतिहासिक काल से समझ आता है कि जलवायु, वनस्पति, जल स्रोत और पशु संसाधनों ने मानव जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है, किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न मौसमों में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए स्थायी बस्तियां बसानी शुरू की, एक समूह में रहना प्रारंभ किया ताकि एक दूसरे की सहायता की जा सके, समस्याओं के समय एक दूसरे को सहारा दिया जा सके। तो इस प्रकार से ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंध की शुरुआत हुई। पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है ताकि उत्पादन हो या प्राकृतिक आपदाएं हों, उनसे बचाव कैसे हो सके। और इसके पश्चात संस्कृति और कला की शुरुआत। तो इनके उदाहरण हमें भीमबेटका में जो शैलाश्रय मिले हैं, जो शैल चित्र मिले हैं, वह हमें प्रारंभिक मानव में कला की शुरुआत, उसकी प्रतीकात्मकता और उसकी क्या, उस समय के मानव की क्या अभिव्यक्ति थी, उसकी एक प्रतीकात्मक हमें झलक मिलती है। और सामूहिक जीवन में किस प्रकार वे रहते थे और किस प्रकार उनका जीवन होता होगा, इसकी झलक हमें भीमबेटका जैसे शैलाश्रयों से मिलती है। और यह भारतीय सभ्यता की नींव है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में विकसित कृषि, पशुपालन, बस्तियां और तकनीक ने
यानी कि पशुपालन बस्तियाँ और जो तकनीक का विकास हुआ, उसने ही आगे चलकर समाज के विकास को आसान बनाया और हड़प्पा, सिंधु जैसी संस्कृतियाँ आगे विकसित हो पाईं। यूपीएससी परीक्षा हो या राज्यों की परीक्षाएं हों, वहाँ भी प्रीलिम्स या मेंस में प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि इससे एक आधारभूत समझ, यानी कि समाज के क्रमिक विकास की एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, उसकी हमें जानकारी मिलती है। और प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर स्थान से संबंधित और उनकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि बुर्ज होम कि यह कहाँ है, और या किस काल की यह सभ्यता थी, या किस काल का यह स्थान है। भीमबेटका के बारे में इसी प्रकार से, मैहरगढ़ के बारे में जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं कि सबसे पहले कृषि यानी कि और गेहूँ वगैरह जो भी हैं, इनका सबसे पहले उत्पादन के हमें जो सोर्स मिले हैं। और इसके बाद बागौर और आदमगढ़। तो इन स्थानों को अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इनकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसलिए यह चैप्टर महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें आप क्रोनोलॉजी से संबंधित कि कौन सा काल कब आता है, प्रागैतिहासिक काल हो, ताम्रपाषाण काल हो, लौह काल हो, उसके बाद महाजनपद काल हो, तो इस प्रकार की क्रोनोलॉजी की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यह जो विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ है इन कालों में, चाहे पुरापाषाण काल हो, चाहे मध्यपाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो, इसकी क्रोनोलॉजी और इनसे संबंधित अगर थोड़ी बहुत तथ्य हमें पता है तो इन प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। और इसके पश्चात यदि आप मुख्य परीक्षा में देखें कि किस प्रकार के विश्लेषणात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि आपको इस काल की बेहतर जानकारी है, आपका दृष्टिकोण इस काल के बारे में स्पष्ट है, तो बहुत कठिन नहीं होगा कि आप इस प्रकार आप अपने मुख्य परीक्षा के जवाब को लिख पाएँ। क्योंकि हमने पढ़ा ही है कि किस प्रकार से कृषि का विकास हुआ और कृषि के विकास होने से स्थायी निवास यानी स्थायी बस्तियां बसीं और ह्यूमन रिलेशन डेवलप हुए, और उससे समाज का स्वरूप बदला, गांव का विकास हुआ, गांव बने, शहर बने। तो इस प्रकार हम इस अध्याय की बेहतर समझ से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में एक सहायक का काम कर सकते हैं। फिर अगला है ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सीमाएं क्या थी। तो ये थोड़ा आगे का चैप्टर है, जब इसका अगला चैप्टर आएगा तो वहाँ चाहे ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ हों और चाहे लौह युगीन संस्कृतियाँ हों, उन पर वहाँ चर्चा की जाएगी। और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा प्राचीन इतिहास को समझने के लिए। तो इस प्रकार यदि हम संक्षिप्त में देखें कि प्रागैतिहासिक काल की क्या कहानी है, तो मानव पहले प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रकृति पर निर्भरता तो थी, लेकिन अपने भोजन के लिए उत्पादन का उन्होंने माध्यम बदला और कृषि कार्य के द्वारा वे स्वयं भोजन का उत्पादन करने लगे। तो यदि हम देखें कि जो कि
पुरापाषाण काल है, तो पुरापाषाण काल शिकार और संग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। और मध्यपाषाण काल की बात की जाए तो यह पत्थरों के छोटे आकार यानी पत्थरों का आकार छोटा हुआ और जीवन शैली में परिवर्तन यह बताता है। और इसके बाद है नवपाषाण काल। तो यदि हम नवपाषाण काल की देखें तो इसमें कृषि का विकास, पशुपालन और स्थायी बस्तियां। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में यदि देखें तो इन तीनों कालों की इन विशेषताओं को हम देख सकते हैं। इस प्रकार यदि हम कहें कि जो ये बदलाव हुए हैं प्रागैतिहासिक काल में, इन बदलावों ने ही आगे चलकर गांव के विकास को बढ़ावा दिया और गांव का विकास हुआ। इसके बाद उत्पादन की जो पद्धतियां थी उनमें विकास हुआ और जब उत्पादन अधिक हुआ, अधिशेष बढ़ा, उससे व्यापार में वृद्धि हुई। समाज जब स्थायी रूप से रहने लगा तो सामाजिक संगठन बने और सामाजिक संगठनों के बनने से सभ्यताओं का विकास हुआ। और देखें यदि तो धीरे धीरे सभ्यताएं समय के साथ जटिल होती गईं। उनके जो विकास का आधार था वह तो सरल था, लेकिन समय के साथ सभ्यताओं में विभिन्न प्रकार की जब समाज विभिन्न प्रकार का ज्ञान बढ़ा तो उससे बहुत ये कहना चाहिए कि निरंतर जटिलताएं बढ़ती चली गईं। तो हम वर्तमान में बहुत ही जटिल समाजों को, जटिल सभ्यताओं को देखते हैं। तो इस प्रकार यह प्रागैतिहासिक काल पर उसके संदर्भ में यानी प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के संदर्भ में यह लेक्चर था। यदि आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या कृषि का विकास मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति थी, यानी कि कृषि के विकास ने क्या मानव इतिहास में एक क्रांति उत्पन्न की या क्रांतिकारी परिवर्तन किया? अगर हाँ, अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो वह क्यों है, इस पर आप विचार करें और हो सके तो कुछ अपने तरीके से तर्कों के आधार पर लिखने का और उसे सिद्ध करने का प्रयास करें। बाकी अगले चैप्टरों में और इस पे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने विचार और सुझाव से बता सकते हैं। आप अपने विचार और सुझाव साझा करें। फिर अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद।